वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरु जी। देखिए, बहुत दिनों बाद दोबारा वीडियो आ रही है। क्यों देर हुई, कैसे देर हुई वीडियो आने में, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, ये ज़रूर था कि थोड़ा यात्रा पर जरूर गया था, लेकिन फिर भी चलिए अब सारी बातों को छोड़ते हैं और सीधे सीधे जो है चालू करते हैं। देखिए, इससे पहली वीडियो में मैं ये बता रहा था कि कला क्या है, और कला के 2 पॉइंटों पर हमने विशेष चर्चा की थी, जिसमें कला का अर्थ था और कला के प्रकार थे। आज हम जो बात करेंगे वो कला की अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे कि कला की अवधारणाएं क्या हैं। देखिए, थोड़ा सा अवधारणाओं के बारे में इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि अवधारणा क्या है। वास्तव में अवधारणा होती है किसी की भी व्यक्तिगत राय। वैसे तो ये भाषा दर्शन का शब्द है, जिसे लैंग्वेज एस्थेटिक कहा जाता है। इसके अंदर कोई भी आदमी किसी भी प्रतीक, माध्यम या संज्ञान के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत राय पेश करता है और उसकी बातों को समझा जाता है और मान्यताएं दी जाती है। ये उसकी मतलब किसी भी आदमी की किसी चीज के बारे में पर्सनल व्यक्तिगत राय है। सिंपल सी इतनी बात समझ ली। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि वास्तव में कला की अवधारणाएं क्या है। देखिए, अनेक कालों में बहुत से विद्वानों ने इस पर अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय प्रस्तुत की, अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें जो है विशेष तौर से ग्रीक दर्शन सबसे ऊपर माना जाता है और वहाँ के दार्शनिकों ने अपनी कई चीज़ों के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय दी है। आप अक्सर जो है प्लेटो, अरस्तू और क्रोचे का नाम सुनते होंगे, जिन्होंने हर चीज़ पर लगभग अपनी अपनी व्यक्तिगत राय दी है। तो उनकी इस व्यक्तिगत राय से ये कला क्षेत्र भी अछूता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि अनेक कालों में विद्वानों द्वारा दी गई अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हैं। इनमें देखिए, सबसे पहले प्लेटो ने क्या क्या कहा कि कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है। अनुकृति मतलब कॉपी करना। यहाँ हम बात करेंगे इससे कॉपी करना कि कला सत्य की अनुकृति है। सत्य क्या है यहाँ? प्रकृति। यानी कि फिर कि कला प्रकृति की कॉपी है, यानी कि आपने जो है की कॉपी है। अब ये देखिए कि किस तरीके से है कि एक कलाकार जब किसी प्रकृति से जब कोई चित्र बनाता है, तो प्लेटो के अनुसार कोई भी कलाकार प्रकृति से चित्र बनाता है अपने मन में। यह आंतरिक अनुकृति है, कॉपी, इनर कॉपी, और इस कॉपी से ये वाली कॉपी कैनवास पर निर्माण करता है। तो प्लेटो की अपनी व्यक्तिगत राय ये थी कि कला सत्य की अनुकृति है। तो ये इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद अरस्तु ने क्या कहा? ये इनके भैया चेले थे, अरस्तु जी प्लेटो के, और इसी तरह से सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे, ठीक है ना। तो अरस्तु ने क्या कहा? कला अनुकरण है। ये इनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय थी। ये इन्होंने सिर्फ ये कहा कि कला क्या है? सिर्फ अनुकरण है और कुछ नहीं है। ये यहाँ से जो है सत्य की बात नहीं लाए। इन्होंने ये कहा कि कला अनुकरण है, मन में जो भी कुछ है उसकी अनुकृति है। अब वो चाहे बाहर से है, चाहे अंदर से है, कैसे है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इन्होंने सिंपल बात की थी कि जैसा देखा वैसा बनाया। सीधी बात है। इन्होंने ये कहा कि कला क्या है? सिर्फ कॉपी, इसके मात्र और कुछ नहीं। यह इनकी अपनी जो है व्यक्तिगत राय थी कला के बारे में। देखिए, ये जो अवधारणाएं होती हैं, ये सिर्फ हमें इस बात का है कि समझना है कि कौन जो है दार्शनिक क्या कह रहा है, और ये इनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। और ये पूछी जाती है कि प्लेटो, ये किसने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है या कला अनुकरण है? किस दार्शनिक का जो है संवाद है या व्यक्तिगत राय है, अवधारणा है? तो प्लेटो और अरस्तु हम मतलब पढ़ चुके हैं, और इन्हीं के बारे में जो है हम
अब क्रोचे के बारे में बात करते हैं कि क्रोचे ने क्या कहा। देखिए, क्रोचे ने कहा कि कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। मतलब कला जो है बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ है एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन यानी कि जो भी कुछ प्रकृति से आपने देखा उसका जो आप पे प्रभाव पड़ा, बाह्य प्रभाव जो भी कुछ पड़ा, और आपने जो है जो महसूस किया, जो फील किया, उसे एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से क्रोचे ने कहा कि कला जो है बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। देखो, व्यक्तिगत राय है, इसीलिए ये सभी की ठीक लगेंगी तुम्हें। इसमें जो है किसी भी दार्शनिक के बारे में, एक आध के बारे में जो है आप उसकी व्यक्ति राय से सहमत हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात कही गई है, उसे समझना है और उनके इशारों में समझना है। तो इसलिए इन परिभाषाओं का मतलब है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखें हीगेल की बात करते हैं। हीगेल क्या कहता है कि कला आदि, आदि मतलब अनंत, यहाँ पे जो है इसका मतलब अनंत से है, ये अनंत हो गया। और कला आदि भौतिक सत्ता, जो अनंत सत्ता है हमारी, ब्रह्मांड है, विद्यमान है, को व्यक्त करने का माध्यम है। देखिए, यहाँ पे भी व्यक्त करना हो या अभिव्यक्ति हो, ये दोनों शब्द जो है एक्सप्रेशन से संबंधित है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जो भी है, इन्होंने बाह्य प्रभाव कहा, चाहे वो कहीं से भी हो, और इन्होंने इसको आदि भौतिक सत्ता कहा, हीगेल ने। तो हीगेल का जो है आपको अवधारणा समझ में आ गई है। तो इस तरीके से आप समझिए, कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? क्रोचे ने। और हीगेल ने क्या कहा कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो हमारे दार्शनिक हो गए। इसके बाद हाँ, हीगेल के बारे में मैं एक चीज़ और बात बता दूं कि जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी जो क्लासिफिकेशन है आर्ट का, वो कितनी बार आ जाता है पूछने के लिए कि फाइन आर्ट और इनके बारे में सब हीगेल ने ही बताया था। इसका क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जो वास्तव में जो आज का कॉन्टेम्प्रेरी क्लासिफिकेशन है वो हीगेल के द्वारा ही दिया गया था। इतना बात ध्यान रखिए, वो किस तरह का दिया गया था वो मैं बाद में समझाऊंगा। सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखना बस। इसके बाद टॉलस्टॉय है। देखिए, टॉलस्टॉय क्या कहते हैं कि कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, ये शब्द जो है आप ध्वनि समझिए, या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन को में वही भाव जगे। देखिए, कला भावों की क्रिया, यानी कि इनका मानना ये है कि कला जो है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हम भाव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उसे भावों की क्रिया कहा कि हम जो हमारे अंदर भाव हैं वो क्रिया करते रहते हैं और वे अभिव्यक्त होते हैं। किसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं कि पेंटिंग में रेखा, रंग, ध्वनि। भाई, एक कलाकार तो रेखा रंग के द्वारा करेगा, एक कवि ध्वनि के द्वारा करेगा या शब्दों के द्वारा करेगा। इसी प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उन्होंने कहा कि रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इसी प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उसे देखने या सुनने वाला जो प्रेक्षक है उसके मन में भी वही भाव जगे जो कलाकार सोच रहा है। देखो, इनकी बात भी कितनी सही लगती है। तो अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। इसी तरीके से रस्किन ने क्या कहा, समझ लीजिए कि कला ईश्वरीय कृति, कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव में के एलाद की अभिव्यक्ति है। भाई देखिए, इनकी बात भी देखिए कि कला ईश्वरीय कृति, यानी कि फिर नेचर की बात इन्होंने दूसरी भाषा में की है कि कला नेचर के प्रति मानव के एलाद की अभिव्यक्ति है कि जो नेचर है, इसमें मानव जो भी कुछ देखता है उसका जो है, जो उसके मन में द्वंद्व मचता है, उसका एलाद है, उसे वो जो है अभिव्यक्त कर देता है। तो ये जो है कला है, ये रस्किन की अपनी वो है। और उसके बाद देखिए गाउची ने क्या कहा कि कला की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि वह किस प्रकार महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत कर सके। कला की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि वह किस प्रकार महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत कर सके।
देखिए यहाँ जो बात की है वो व्यक्तिगत जो है राय है इनकी, वो कलाकारों के बारे में भी है कि कला में सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि जो सामने वाली बात जो प्रभाव है हम उसे उस महान सत्य को उसे वैसे ही इस प्रकार उसके जैसी ही हम प्रस्तुत कर सकें, वही भाव जो हम प्रस्तुत कर सकें जो सामने महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है। तो इनकी बात भी जो है अपने में ठीक है। इसके बाद जो है देखिए फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं हम। फ्रॉइड ने क्या कहा कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रॉइड ने क्या कहा, इम्पोर्टेंट। अब इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जरा एक मिनट ये देख लेते हैं। ये जो है देखिए ज्यादातर जो आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादातर ये प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, इनके बारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में जो है इन्होंने किया है। देखिए पता आपको सब कुछ होना चाहिए इसमें, जो है मैं आपको बात बता दूं। हाँ, वो बड़ा सा दे के भी पूछ लेते हैं, ये पूरा पूरा सेंटेंस टाइप कर देंगे और कह देंगे बताइए किसने कहा। तो इन चीज़ों को जब हम क्वेश्चन के द्वारा बार बार करते हैं तो ये हमारे जो है क्वेश्चन पूरी तरीके से फाइनल हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्रॉइड ने कहा, मैंने बताया कि फ्रॉइड भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अक्सर आता है कि कला दमित भावनाओं की उभरा हुआ रूप है। इनकी तो स्वप्न के बारे में भी जो है बहुत सी अवधारणाएं हैं। और दमित भावना यानी कि जो हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं जो पूरी ना हो सकी, दबाया हुआ है हमने, तो वे जो है क्या नाम कला के द्वारा बाहर निकलती हैं। एक्सप्रेशन के द्वारा जो चीज़ें बाहर निकलती हैं वो जो है उभरा हुआ रूप है। देखिए इनके मतलब ये बातें एक समय के दार्शनिक नहीं है, ये अलग अलग समय के दार्शनिक हैं और अलग अलग समय पे जो कला का स्वरूप चल रहा था उसके अकॉर्डिंग वे देखकर और समझकर अपनी व्यक्तिगत राय देते थे। आप देखिए सुकरात, जब आप देखिए सुकरात, ये सुकरात है, इसके बाद ये प्लेटो है, फिर अरस्तु है, ये सब एक दूसरे के मतलब ये इसका चेला और ये इसका चेला, तीनों ने जो है अपनी व्यक्तिगत राय दी। तो ये जो है व्यक्तिगत जब राय दी तो ये एक ही समय के थोड़ी है, ये इनसे पहले का है, ये इसके बाद का ये है, इसके बाद का ये है। तो इन जरूरी थोड़ी है कि इन तीनों के समय में कला का एक ही रूप चल रहा हो। उस समय क्या रूप चल रहा था, उस समय मॉडर्न आर्ट चल रही थी, उस समय एक्सप्रेशन चल रहा था, उस समय कला का पतन चल रहा था, जो भी कुछ है। मतलब एक चीज बात बता रहा हूँ कि अलग अलग समय में जैसी जैसी कलाएं चलती चली गई, जैसे जैसे ये महसूस करते चले गए, उसके बारे में सब अपनी व्यक्तिगत राय है दे रहे हैं। वो सॉरी व्यक्तिगत राय उन्होंने दी थी। तो जैसे फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने भी जो है दमित भावनाओं का उभरा रूप है। तो वहाँ की कॉन्टेम्प्रेरी कला क्या चल रही है, कैसी कला चल रही है, लोग मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं या नहीं है। तो ऐसे समय पे ये अलग अलग समय पे अपनी जो है व्यक्तिगत राय प्रस्तुत करते थे। अब टाइम वाइम पूछे नहीं जाते तो इसलिए कोई बताता भी नहीं है कि भाई किस समय उन्होंने अपनी जो है व्यक्तिगत राय प्रस्तुत की थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा माध्यम क्वेश्चन है कि भाई ये पूछा जाता है, सिंपल सी बात, किसने क्या कहा, तो इसे उसी के शब्दों में इस तरीके से समझ लिया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि मैथिली शरणगुप्त। अब देखिए कहाँ सुकरात और कहाँ मैथिली शरणगुप्त के शब्दों में ये बात की जा रही है। तो वही है कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट के समय में जब कलाकार अपनी या दार्शनिक या एस्थेटिक कोई भी एस्थेटिकल अपना जो है कल भाषा दर्शन के हिसाब से अपनी अवधारणा प्रस्तुत करता है या व्यक्तिगत राय प्रस्तुत करता है, तो उसे जो है उसी काल में उसी समय के साथ जो है मान ली जाती है कि भाई ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। तो इस अवधारणा का मतलब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से मैथिली शरणगुप्त के शब्दों में अभिव्यक्ति कुशल शक्ति ही तो कला है। कि उन्होंने ये देखिए मैथिली शरणगुप्त ने कितनी बढ़िया परिभाषा की है कि जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की कुशल शक्ति ही, यानी कि इसमें दोनों चीज आ गई, इसमें एक्सप्रेशन भी आ गया और काम करने की निपुणता भी आ गई कि मैं किस माध्यम में किस तरीके से निपुणता से काम करता हूँ। ये भी सबसे बड़ा देखा जाता है। देखिए अभिव्यक्ति को अंदर से निकालना, हम क्या बात कर रहे हैं, और उस और रंगों का या टेक्निक का कुशल संचालन, दोनों ही उसकी पेंटिंग को कीमती बनाते हैं। और हम कला का जो रूप देखते हैं कि भाई इसका काम करने का तरीका क्या है और वो बात क्या बात कहना चाह रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो
मैथिली शरण गुप्त जी की ये बात जो है कि अभिव्यक्ति कुशल शक्ति ही तो कला है, अपने आप में बहुत मायने रही है। साकेत पंचम सर्ग में उन्होंने ये बात अपनी जो है कही है। और इसी तरीके से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी जो है देखिए मैथिली शरण गुप्त तो काव्य समाज में भी अपना बहुत बड़ा नाम है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपने आप में बहुत बड़े जो है इतिहासकार हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। देखिए यहाँ पर जो है सिंपल इनकी बात अपनी अलग तरीके से मायने रखती है कि जो हमारे एक्सप्रेस करने वाले जो भाव हैं, तो कला जो है उन भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यानी कि नेचुरल रूप है। तो ये उनकी जो है अपनी बात हो गई है। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसके बारे में जो है बात की है कि रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही हैं, शांति निकेतन में रहे और शांति निकेतन के संस्थापक भी हैं कलकत्ता में। तो इन्होंने क्या कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, और इन्होंने अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स इनकी जो है क्या नाम, हाँ, मशहूर भी हैं। वास्तव में पेशे से ये जो है क्या नाम, या वैसे आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उन चीज़ों को समझते थे, एस्थेटिक्स थे, बड़ी अच्छी किताबें लिखते थे, बड़े अच्छे जो है लेखक थे, समाज के चिंतक और विचारक थे। देखिए सही शब्द चिंतक और विचारक है, जो समाज के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके प्लेटो एरिस्टो भी यही इसी कड़ी का हिस्सा है, रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी कड़ी का हिस्सा थे भारत में। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, इन्होंने इस बारे में बात की। इसी तरीके से प्रसाद जी के ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण करना है। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति यानी कि सृजन करना हमारा एक धर्म है, तो उसके बारे में बात कही है कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा जो है, ईश्वर की जो अपनी शक्ति है, जो नेचर है, उसका मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण करना है, शरीर के हिसाब से भी और मानसिक के हिसाब से भी कौशलपूर्ण, क्योंकि जब भी दोनों चीज इस्तेमाल होंगी तभी एक्सप्रेशन आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो ये आपने देख ली है प्रसाद जी की भी। अब जो है ये हमारी यहाँ पर कला की अवधारणाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। देखिए यहाँ तक हम समझिए कि हमने क्या चीज़ पूरी कर ली। इसके बाद सिंपल एक वीडियो इस चैप्टर की हो गई है। तो यहाँ हम जो है बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली है, कला का अर्थ समझ लिया पहली वीडियो में, दूसरे में हमने जो है कला के प्रकार समझ लिए, तीसरी वीडियो में हमने कला की अवधारणाएं समझ ली, और इनके क्वेश्चन भी जो है जब ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं जो है आपके लिए इसकी जो है एक क्वेश्चन की जो है वीडियो बनाऊंगा, और उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी जो है लिंक में दे दूंगा, जिससे आप जो है उसका डाल लेना और उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना। और बाकी जो है शॉर्ट वीडियो में तो क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे आपसे। तो इसमें जो है हम तीनों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि आधुनिक काल में जो मॉडर्न समय है या कंटेम्प्रेरी समय है, उसमें कलाओं का क्या वर्गीकरण है। इसमें हम ये समझेंगे कि आधुनिक कला या मॉडर्न टाइम में जिससे जो है कलाओं का क्या वर्गीकरण है, और फिर हम समझेंगे भारतीय चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, और भारतीय कला के जो स्रोत हैं, अध्ययन स्रोत, वो कहाँ कहाँ से हैं। तो इन तीन पर मैं एक सिंपल पूरी वीडियो बनाऊंगा। ये हमारी इन दो पर तो मैंने एक वीडियो बनाई है देखिए, और ये दूसरी वीडियो बनाई है, और इन तीन पर हम तीसरी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने जो है मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक, इस वाली वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जो है जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और पेशेंसली देखिए और समझिए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये कला की अवधारणा मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे पहले हम ये वाली वीडियो देंगे, लेकिन कल पक्का दूसरी ये वाली वीडियो हम जो है डाल देंगे। लगभग छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, मुझे भी बड़ी वीडियो बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। धन्यवाद।